नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चर्चा करने जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी तैयारी के बारे में। भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा घोषणा की गई है कि वो अपने मिशन 02 के तहत भारत के पहले रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी हमने उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि इसरो के द्वारा अपने एनजीएलवी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन 2028 से 2030 तक का जो समय है जो दिया गया है इसरो के द्वारा, उससे पहले अग्निकुल कॉस्मोस इस रेस में शामिल हो गई है। यानी उससे पहले हो सकता है भारत का पहला रीयूजेबल रॉकेट जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च ना किया जाए, बल्कि भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के द्वारा लॉन्च कर दिया जाए। वर्तमान में हाल ही में अगर पिछले एक वीक की हम घटनाओं को देखें तो स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट का लगातार उपयोग कर रहा है। हाल ही में उनके द्वारा इसका उपयोग किया गया और वो बरसों से कर रहे हैं और लगभग 100 से ज्यादा जो फर्स्ट स्टेज के जो बूस्टर हैं उनको वापस पृथ्वी पर ला चुके हैं वो अंतरिक्ष से। लेकिन इसके बाद चाइना के द्वारा हाल ही में एक बहुत अच्छा सफल परीक्षण किया गया था और चाइना का जो सफल परीक्षण रीयूजेबल रॉकेट को लेकर था वो थोड़ा डिफरेंट तकनीक से था। यानी स्पेस एक्स जो कि लैंडिंग लेग्स के द्वारा अभी तक यानी जो रॉकेट होता है उसको पृथ्वी पर लाती है, लेकिन चाइना के द्वारा नेट एंड हुक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया और इसके जस्ट बाद अगले ही दिन जापान के द्वारा भी रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण करने की तैयारी की गई और दावा किया गया कि हमने इसका जो पहला जो प्रोटोटाइप परीक्षण है वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस पर हमने एक सेशन भी किया था और इसी क्रम में अब भारत की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने भी घोषणा कर दी है। तो आज के सेशन में हम इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। रीयूजेबल रॉकेट की अंतरिक्ष की तकनीक में क्या महत्ता है, यानी क्या महत्वपूर्ण जो इसका रॉकेट का जो महत्व है वो होता है। इस रॉकेट से क्या तकनीकी बदलाव आते हैं, लागत में कितनी कमी आती है और ये कितनी टफ तकनीक है। दुनिया की कुछ प्राइवेट कंपनीज को छोड़ दें या फिर कुछ अंतरिक्ष एजेंसी को छोड़ दें तो किसी भी देश के पास में ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है और भारत के पास भी नहीं है। भारत इसमें केवल तैयारी कर रहा है। तो चलिए आज खबर को समझते हैं। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अग्निकुल कॉस्मोस ने जैसे ही ये घोषणा की है रीयूजेबल रॉकेट की, उसके साथ साथ इसरो के जो पूर्व जो चेयरमैन हैं एक जिनका नाम है एस सोमनाथ जी, वो भी चर्चा में आ गए हैं। वो क्यों आ गए हैं उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो अग्निकुल बोर्ड है उसको यहाँ पर ज्वाइन किया है। अग्निकुल बोर्ड यानी जो ये इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट के लिए जो एक बोर्ड बनाया है और इस पर जो काम करने की जो यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं उसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन जो है जिनका नाम है एस सोमनाथ, इनके द्वारा ये कहा गया है कि भाई वो इस बोर्ड में शामिल हो गए हैं। अब देखो यहाँ ये थोड़ा सा चिंता का विषय भी बन रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा में है कि इसरो के साइंटिस्ट लगातार क्यों अपना जॉब छोड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इसरो के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में या तो इस्तीफा दे दिए हैं या वीआरएस लिए हैं। और इसरो के जो पूर्व चेयरमैन हैं, जो जनरली ये माना जाता था कि ये जो डीआरडीओ, इसरो, ये ऐसी एजेंसीज हैं कि इनमें जो लोग काम कर चुके हैं वो अपने आप को थोड़ा सा जो एक तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म से या दूसरे प्राइवेट प्लेटफॉर्म से उनसे अलग सीमित रखते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा दौर बदल रहा है और इसमें थोड़ी सी चिंता ये जो है शायद देखने को मिल रही है कि ऐसा क्या कारण है कि इसरो के जो होनहार वैज्ञानिक है वो क्यों जा रहे हैं। क्या उनको पेमेंट की कमी है? ऐसे बहुत सारे कारण हैं, इस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं कि एक डिबेट का भी विषय बना और यहाँ पर जो जितेंद्र जी हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह, इनसे पूछा गया कि भाई एस सोमनाथ जी जो है उन्होंने एक स्टार्टअप से वो जुड़ चुके हैं, तो क्या गगनयान मिशन पर इन पर इम्पैक्ट होगा? तो इन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के जाने से गगनयान जैसे मिशन जो है वो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो उस पर हम आगे से बात करेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि अग्निकुल कॉस्मोस जो है एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, भारत की एक स्टार्टअप है और इस कंपनी के द्वारा 30 मई 2024 में ये बहुत चर्चा में आई। चर्चा में इसलिए आई क्योंकि इसके द्वारा एक रॉकेट डेवलप किया गया। अभी जैसे कि हमने
बात की थी कि भारत का पहला ऑर्बिटल रॉकेट जो है ऑपरेशनल फ्लाइट उसकी भरी गई थी और स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। लेकिन ये जो कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, ये बहुत पहले से इस पर काम कर रही है। इनके द्वारा एक रॉकेट बाकायदा बना लिया गया। इस रॉकेट का नाम था अग्निबाण सॉर्टेट। सॉर्टेट का मतलब है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, यानी एक सब ऑर्बिटल रॉकेट है ये, जो मिशन 01 के तहत इन्होंने डेवलप किया था। इसकी बाकायदा टेस्टिंग की गई और ये पूर्णतः सफल रहा है। इसमें खास बात ये थी कि इन्होंने पहली बार 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया था और भारत में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकसित किया जाना ये अपने आप में यूनिक था। और एक प्राइवेट स्टार्टअप के द्वारा भी पहली बार सब ऑर्बिटल रॉकेट को बनाया जाना भी अपने आप में यूनिक था। उससे पहले हालांकि ये दूसरी कंपनी है उसके द्वारा ये किया जा चुका है। अब इन्होंने जो अपना अगला मिशन है उसकी घोषणा की है कि 2024 के बाद अब हम 2026 में इन्होंने घोषणा की है कि अगला जो मिशन होगा हमारा वो मिशन 02 उसे नाम दिया जाएगा। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये रीयूजेबल रॉकेट के निर्माण की घोषणा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत कठिन और बहुत खर्चीली और कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक हाई लेवल की एडवांस जो साइंटिफिक अप्रोच है उसके द्वारा डेवलप की जाने वाली तकनीक है। तो उसके लिए इन्होंने घोषणा की है और इन्होंने कहा है मिशन 02 के तहत हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। और इसमें हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि रॉकेट का जो पार्ट है, जो बूस्टर है, फर्स्ट स्टेज का जो बूस्टर है, सॉलिड स्टेज बूस्टर, उसको हम पृथ्वी पर वापस लेके आएंगे। जनरली यहाँ पर होता क्या है कि जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट जो होते हैं जब वो सैटेलाइट को लेकर जाते हैं तो रॉकेट की स्ट्रक्चर कई भाग में बटी हुई होती है, जैसे किसी की 2 में, किसी की 3 में, इस तरीके से। ठीक है, या फिर कई 4 स्टेज वाले भी होते हैं, जैसे पीएसएलवी हमारा 4 स्टेज वाला है। फर्स्ट स्टेज वाला जो बूस्टर जो रॉकेट, ये सॉलिड स्टेज बूस्टर होते हैं फर्स्ट स्टेज वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सबसे ज्यादा कॉस्टली भाग मान सकते हैं रॉकेट का यही होता है, फर्स्ट स्टेज वाला। अब इसको जब अंतरिक्ष में भेजा जाता है, अंतरिक्ष में, तो लगभग मान के चलिए कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद में इसका काम खत्म हो जाता है। इसका काम मतलब ये इसका जो वर्क था वो इसने पूरा कर दिया, रॉकेट को एक ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उसके बाद इस स्टेज का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है, इसे रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। अब ये रॉकेट से अलग तो कर दिया, लेकिन इसमें हो सकता है किसी स्पेस कंपनी के 300-400 करोड़ रुपए लगे थे। अब उस 300 करोड़ की भर यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरीके से सैटेलाइट रॉकेट ने सॉरी इस स्टेज ने रॉकेट को आगे तो बढ़ा दिया, लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं रहा। तो ये बेकार जाएगा, या तो अंतरिक्ष में ये इस तरीके से डेब्रिस यानी कचरे के रूप में घूमता रहेगा, या फिर ये घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन रीयूजेबल टेक्नोलॉजी में ये किया जाता है कि इस स्टेज को वापस लाने की कोशिश की जाती है। और अभी तक जैसे कि स्पेस एक्स जो कंपनी है उसका रॉकेट है फाल्कन 9। फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसका जो फर्स्ट स्टेज सॉलिड बूस्टर है उसको ये कंपनी वापस लाने के एक बार नहीं 100 बार यहाँ पर सफल प्रयास कर चुकी है। यानी इसकी लैंडिंग जो है पृथ्वी पर लाकर वापस की गई है और इसको बार बार यूज किया जाता है, जिससे कॉस्टिंग में काफी कमी आती है। तो सेम यहाँ पर इनका भी एक तरीके से प्लान है कि जो हम रॉकेट बनाने जा रहे हैं मिशन 2 के तहत, ये अग्निबाण के नाम से ही होगा। अग्निबाण जो इनका पहला रॉकेट था उसका ये मिशन 2 होगा, अग्निबाण मिशन 02। और इसका जो फर्स्ट स्टेज बूस्टर है यानी सॉलिड बूस्टर जो यहाँ पर होगा, जो ऊंचाई पर उड़ान भरेगा, उड़ान भरने के बाद में जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो इसे हम वापस लेकर आएंगे। यानी जो रॉकेट है वो तो आगे चला जाएगा, वो अपने पेलोड को लेकर, सैटेलाइट को लेकर आगे चला जाएगा, लेकिन ये जो स्टेज है इसको वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा और इसे बंगाल की खाड़ी में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। उस प्लेटफॉर्म पर ऐसे सीधे वर्टिकली यहाँ पर लैंड कराया जाएगा और उसे रिकवरी कर ली जाएगी और इसका दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक कदम और आगे बढ़ते हुए अग्निकुल कॉस्मोस ने यह भी घोषणा की है कि रॉकेट का जो ऊपरी भाग है, जो अपर स्टेज कहते हैं जिसको हम, उसको अभी तक कोई भी देश या कोई भी कंट्री जो है वापसी रिकवरी उसकी नहीं करती है। तो उसके लिए भी इन्होंने प्लान बनाया है कि उसको हम रिकवरी तो नहीं कर रहे, यानी पृथ्वी पर वापस तो नहीं ला रहे, लेकिन हम उसका अंतरिक्ष में उपयोग करना जरूर चाहेंगे। अंतरिक्ष में कैसे, जैसे कि वो कचरे के रूप में ना घूमे, यानी एक ऐसे ही कोई मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट्स है जो अनकंट्रोल्ड वे में ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं,
बल्कि हम उसे क्या करेंगे कि जैसे ही सैटेलाइट को स्थापित कर दिया जाएगा अपर स्टेज के द्वारा, जो अपर स्टेज वाला रॉकेट का पार्ट है वो सैटेलाइट को स्थापित कर देता है, उसके बाद ये भी कचरा बन जाता है। तो ये जो पार्ट बचा अपर स्टेज वाला, इसको भी अग्निकुल कॉस्मोस ने ये कहा है कि हम इसे रॉक सेट नाम देंगे, रॉक सेट। और इस रॉक सेट वाले जो पार्ट है, इसमें हम इसको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर एडवांस जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी टेस्टिंग के लिए और कॉमर्शियल सर्विसेज के लिए इसको उपयोग में लेंगे। यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम भेजे जाएंगे जो नए नए एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो एक तरीके से जो बूस्टर पार्ट है और अपर स्टेज वाला पार्ट है, दोनों को यहाँ पर बात की जा रही है। एक की तो रिकवरी पृथ्वी पर होगी और एक को अंतरिक्ष में ही घुमाया जाएगा यूज के लिए। इसरो के जो चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने चंद्रयान थर्ड, आदित्य L1 जैसे जो मिशन थे इसरो के, इनके ये इन्होंने नेतृत्व किया है। तो इसरो के चेयरमैन हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि चर्चा में तो रहेंगे। लेकिन अब जब ये रिटायर हो गए हैं, उसके बाद में इन्होंने अब अग्निकुल कॉस्मोस का जो ये नया बोर्ड बना है मिशन 2 के लिए, उसमें ये शामिल हो गए हैं। और इन्होंने कहा कि रीयूजेबल जो रॉकेट है उसको बनाना, उसका प्रोपल्सन सिस्टम डेवलप करना, उसकी गाइडेंस सिस्टम, रॉकेट का स्ट्रक्चरल सिस्टम, इन सबको इंटीग्रेट करना अपने आप में बहुत कठिन तकनीक है। और डॉक्टर सोमनाथ का जो एक्सपीरियंस है उससे इस कंपनी को काफी फायदा इसमें होने वाला है। यहाँ पर ये बात हुई है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसा कि मैंने कहा, इसरो ने अपने एनजीएलवी पर काम शुरू कर दिया है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर। रीयूजेबल रॉकेट है ये भी, लेकिन लगभग 2030 तक ये अपना जो प्रोजेक्ट है वो जाएगा। उससे पहले अग्निकुल कॉस्मोस अपना रीयूजेबल रॉकेट मार्केट में उतार सकती है। यानी ये यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, इसके द्वारा फंडिंग एक निश्चित डायरेक्शन में की जाएगी। तो इससे हो सकता है ये मिशन जो है जल्दी सफल में हो जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत जो है उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जैसे कि स्पेस एक्स कंपनी है अमेरिका की, चीन, जापान, यही देश हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। भारत उसमें लगभग मान के चलिए कि एक विशेष एलिट क्लब में भारत शामिल हो जाएगा। अब इस पूरे सिस्टम को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूं कि रिकवरी वास्तव में कैसे की जाती है और थोड़ी टफ कैसे है। देखो, सबसे पहले तो ये समझिए कि जैसे कि ये रॉकेट है। रॉकेट जब ऊपर जाता है, रॉकेट ऊपर जाता है तो मात्र पृथ्वी की सतह से 50-60 किलोमीटर की ऊंचाई पर या 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग मान के चलिए 2.5 मिनट का समय होता है मैक्सिमम। 2.5 मिनट के समय के आसपास ये जो सॉलिड बूस्टर वाला जो पार्ट है, जो प्राइमरी जो स्टेज होती है इसकी, प्राथमिक स्टेज, जिसको हम सॉलिड बूस्टर कहते हैं, ये इससे अलग हो जाता है। यानी रॉकेट से अलग हो जाता है, ये पार्ट जो है सॉलिड बूस्टर जो है इससे अलग हो जाता है। अब अलग हो जाता है, इसमें काफी कुछ हमने इसकी कॉस्ट है यानी लागत, ये मान के चलिए रॉकेट में सबसे ज्यादा खर्चा इसी में लगा था, क्योंकि पृथ्वी से जब सैटेलाइट को लेकर रॉकेट उठता है तो उस समय इसको सबसे ज्यादा फोर्स ऊपर लगाना पड़ता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करने के लिए। तो इसके लिए इसमें बहुत ज्यादा थ्रस्ट पैदा करना पड़ता है, इसकी मशीनरी जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो आप मान सकते हैं कि इस रॉकेट का पूरा जितना खर्चा है, लगभग उसमें 70-80% खर्चा केवल और केवल इसी भाग में है, इसी भाग में 70% के आसपास। तो इसकी रिकवरी करना हर देश चाहता है। तो पहली बात स्टेज सेपरेशन हुई। स्टेज सेपरेशन के बाद में अब इसे पृथ्वी पर लाने का प्रयास कैसे किया जाएगा? तो यहां पर देखिए आप, ये मान लीजिए ये जो बूस्टर है, सॉलिड बूस्टर, इस बूस्टर के जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट, इसमें कोल्ड गैस थ्रस्टर्स हैं। कोल्ड गैस थ्रस्टर्स ये क्या है? ये इनमें नाइट्रोजन गैस भरी है। ये यहाँ पर बहुत हाई स्पीड से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और ये जो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ये इस रॉकेट पर, इसकी स्ट्रक्चर पर फोर्स लगा रही है। तो ऊपर से इस नाइट्रोजन गैस को इस तरीके से निकाला जाता है कि ये रॉकेट जो है, रॉकेट का जो ये पार्ट जो है, सॉलिड बूस्टर जो है, इस बूस्टर की जो डायरेक्शन है वो लगभग 180 डिग्री पर चेंज हो जाए। मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा तो नीचे आ जाए, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 180 डिग्री पर पूरा चेंज हो जाता है। ये गैस जो है इस पर फोर्स लगाती है और इसको डायरेक्शन को चेंज करती है। अब ये पृथ्वी की ओर नीचे गिरना शुरू करता है। जब ये पृथ्वी की ओर नीचे गिरना शुरू करता है तो इसमें इसके अंदर इंजन लगे हैं। रॉकेट के जो इंजन है, लगभग 3 इंजन होते हैं, वो इसमें चालू हो जाते हैं और ये रॉकेट की दिशा को बदलता है ताकि वह आगे समुद्र में गिरने के बजाय वापस अपनी लैंडिंग साइट की ओर मुड़ सके।
एक्चुअल में जब ये नीचे आएगा तो अगर इसे फ्री फॉल करा दिया, डायरेक्ट अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया, तो ये सीधे जाकर जमीन पर कहीं भी गिर सकता है, समुद्र में कहीं भी गिर सकता है। लेकिन हमें गिराना कहां पर है, एक हमने अलग ड्रोन शिप बनाया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, हमें इस पर लाना है। इस पर लाना है तो इसकी डायरेक्शन बूस्ट बैक बर्न जो है उसके माध्यम से डायरेक्शन दी जाती है। फिर इसमें एंट्री बर्न होती है, यानी धरती के वायुमंडल में जब ये प्रवेश करता है तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स होगा, घर्षण होगा, घर्षण के कारण बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी पैदा होगी, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। इससे बचने के लिए फिर से इंजन को फायर किया जाता है, और इंजन फायर होंगे, हमेशा ध्यान रखना कि इस तरीके से कि इसकी स्पीड को कम किया जाए। यानी ये रॉकेट इधर आ रहा है तो जो इंजन काम करेंगे इसकी स्पीड को वो ऊपर की ओर खींचेगा, तो इसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। और फिर इसकी ये जो टाइटेनियम से बनी जो ग्रिड फिन्स है, फिन्स यानी इस तरीके की ये पंख है एक तरीके से, ये चालू हो जाती हैं। ग्रिड फिन्स जो हैं वो इसकी स्टीयरिंग का काम करती हैं, इसको मोड़ने का काम करती हैं, डायरेक्शन देती हैं, और डायरेक्शन देके फिर इसे कहां पर लाती हैं, इस पर, यानी लैंडिंग बर्न जो है यहां पर लेकर आती है। जब ये इसके बिल्कुल करीब होता है तो इसमें ये जो 4 पैर दिख रहे हैं आपको, इनको कहते हैं लैंडिंग वर्न, या फिर हम कहते हैं लैंडिंग लेग्स। यानी इसके जो 4 पैर हैं, ये लैंडिंग बर्न के बाद में 4 पैर खुलते हैं इसके, लैंडिंग लेग्स, और ये यहां पर आकर आसानी से इससे टच डाउन होगा, यानी इस पर जाकर रुक जाएगा। और इसको जीरो स्पीड करने के लिए भी यहाँ पर एक इंजन लास्ट रूप में, अंतिम रूप से स्टार्ट किया जाता है, ताकि इसकी स्पीड को बिल्कुल धीमा कर दिया जाए। इस तरीके से यहाँ पर एंट्री होती है। और स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, इसके द्वारा इस प्रयास को बार बार किया गया है, यानी उनको इसमें महारत हासिल है। स्पेस एक्स इसी तकनीक का उपयोग करती है, यानी इसमें ये जो लैग्स है ना, लैंडिंग लैग्स जिनको हम कह रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से, इसी के माध्यम से इसको यहाँ पर उतारती है। लेकिन चाइना ने थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट किया था। हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो सेम स्पेस एक्स की तरह ही होगा, यही वाला जो समुद्र में है, यानी इसी तरीके से इसको उतारा जाएगा। अब देखो, इस गणित को भी समझना यहाँ पर जरूरी है कि रीयूजेबल टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी आवश्यक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताते हैं। जैसे कि ये रॉकेट है, ये स्पेस एक्स का रॉकेट है, इसका उदाहरण ले लीजिए। इस पूरे रॉकेट में आप समझिए कि फर्स्ट स्टेज का जो बूस्टर है, टोटल रॉकेट की कीमत मान लीजिए 500 करोड़ है, 500 करोड़, और लगभग इतनी आती है। स्पेस एक्स का जो रॉकेट है उसकी कीमत लगभग 400 से 500 करोड़ आती है। 500 करोड़ में से जो टोटल खर्चा है उसमें से 60 से 70% फर्स्ट स्टेज के बूस्टर पर है। यानी आप मान के चलिए 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेज पर है। तो आप सोचिए बाकी का जो हिस्सा बचा वो मात्र 100-150 करोड़ का है, ये 350 करोड़ है। तो फर्स्ट स्टेज का जो बूस्टर है, इसको स्पेस एक्स वापस इसीलिए लाना चाहता है ताकि उसके 300-400 करोड़ रुपए बच जाए, और बाकी के देश भी यही प्रयास कर रहे हैं, भारत भी यही प्रयास कर रहा है। इसमें सेकंड जो स्टेज है, जिसको हम ये कह रहे हैं पेलोड फेयरिंग या नोज कॉन, जो सबसे ऊपर वाली जो है, ये कॉस्ट के हिसाब से बता रहे हैं। इसमें जो है सैटेलाइट रखा रहता है, इस पर खर्च आता है लगभग 10%। और जो अपर स्टेज होती है बीच में, यानी सॉलिड बूस्टर के ऊपर 60-70%, तो इसमें हो गया, ये अपर स्टेज है। अपर स्टेज पर लगभग खर्चा आता है 20%, ठीक है। और इसके अंदर जो ईंधन वगैरह भरा हुआ है उसका खर्चा मात्र होता है 1%, यानी टोटल रॉकेट की जो कीमत है उसमें से 1% ईंधन का खर्चा होता है। तो इसमें सबसे महत्व किसका है? फर्स्ट स्टेज की बूस्टर मोटर का है, यानी बूस्टर जो आपका है उसका है। तो अगर हम लागत की और बात करें, जैसे कि यहाँ पर स्पेस एक्स का ये आंकड़ा दिया गया है कि पहले क्या होता था कि लगभग जब हम लो अर्थ ऑर्बिट में किसी रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट को लेकर जाते थे, तो अगर आप 1 किलो वजन को ऊपर उठाकर ले जा रहे हैं, तो 1 किलोग्राम वजन को ऊपर उठाने में $10,000 से $20,000 का खर्चा आता है। यानी लगभग मान के चलिए 8 से 16 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से 1 किलोग्राम वजन को ऊपर ले जाना है। 8 से 16 लाख का खर्चा है। लेकिन जैसे ही रीयूजेबल टेक्नोलॉजी फाल्कन 9 में लगाई स्पेस एक्स के द्वारा, ये खर्चा हो गया है आपका 2 से 2.5 लाख रुपए, यानी 2,500 से $3,000। तो सोचिए कितना कम हो गया, ठीक है। और अब ये कह रहे हैं कि अगर जैसे कि इनका नया रॉकेट है स्टारशिप, उसमें ये कंप्लीट रीयूजेबल टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, तो वहां पर ये जो कॉस्ट कटिंग है वो लगभग 90% तक कम हो जाएगी। यानी जो काम 100 करोड़ में है वो मान के चलिए 10 करोड़ में होगा।
तो इसीलिए भारत भी अब इस पर लगातार काम कर रहा है। फाल्कन 9 हो गया, फाल्कन हेवी, स्टारशिप, इनमें स्पेस एक्स के द्वारा काम किया गया है। फाल्कन 9 तो शुरू हो ही गया है, स्टारशिप पर काम चल रहा है। फाल्कन हेवी का भी ये उपयोग करते हैं। ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा एक रॉकेट बनाया गया न्यू शेपर्ड, इसमें भी रीयूजेबल टेक्नोलॉजी लगाई गई है, ये अमेरिका की है। रॉकेट लैब के द्वारा भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और इसकी एक्सपेरिमेंट सफल रहा है। इलेक्ट्रॉन जो इसका रॉकेट है उसमें, चाइना के द्वारा मैंने कहा था अभी लॉन्ग मार्च 10 जो है उसका नेट एंड हुक टेक्नोलॉजी के द्वारा एक नेट बनाया गया और एक प्लेटफॉर्म पर उसको यहाँ पर इस तरीके से जकड़ कर इसे उतारा गया, जो कि अलग टेक्नोलॉजी है। और फिर जापान के द्वारा इसमें परीक्षण किया गया। भारत अभी इसमें प्रारंभिक दौर में है। इसरो के द्वारा एनजीएलवी पर काम किया जा रहा है। आरएलवी टीडी के हम 2 से 3 सफल परीक्षण कर चुके हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। लेकिन अब अग्निकुल कॉस्मोस ने एक नई उम्मीद जगाई है कि हम इस क्षेत्र में बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा तकनीकी विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे। फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।